गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत सौरभ कुमार प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग आपके साथ हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं हैं, तो आप बिल्कुल भी इस लॉकडाउन में अपने आप को असहज महसूस ना करें। आप जितना हो सके बच्चे, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है या फिर कोई दिक्कत है अकाउंट्स रिलेटेड या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप परेशान होंगे तो हम भी परेशान होंगे और अब आपका रिजल्ट खराब होएगा और हमारा भी रिजल्ट खराब होएगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है हमें कांटेक्ट करें हमारे दिए हुए नंबर पे। नंबर है 9555564804 और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्री मूड में आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस वीडियो से पहले जो हमने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बेसिक, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें हर तरह के इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और वो भी करंट ईयर के। और यह कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। इसमें सिर्फ करंट ईयर का ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और ये नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और अब हम आपके सामने समझाने जा रहे हैं, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन पेमेंट का देखा था, अब हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, या फिर अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है कैलेंडर ईयर में, मतलब कि 31 दिसंबर, तो आप यहाँ 31 दिसंबर लिखेंगे। अगर मार्च है तो मार्च लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं, वो इसकी पहचान है। आपको जैसे बताया था कि आपने पढ़ा भी था 11th क्लास में कि लेजर जो हम फॉर्म करते हैं उसके 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब जितने भी खर्चे हैं, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो पेमेंट साइड आ रखे हैं वो हमारे खर्चे हैं, तो उन सभी पेमेंट्स को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। उन सभी पेमेंट्स को ध्यान रखना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के जितने पेमेंट्स हैं उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर उसमें प्रीवियस ईयर का भी पेमेंट लिखा हुआ है और नेक्स्ट ईयर का भी, तो उसको हम माइनस कर देंगे, किससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जिस हेड में हो, ठीक है। और उसके बाद अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन रिसिप्ट साइड में, इसका मतलब वो हमें मिला है, एक तरह से वो इनकम है, तो वो इनकम हम किस तरफ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, मतलब क्रेडिट साइड, ओके। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि ये जो इनकम है और जो एक्सपेंस है, ये डेबिट और डेबिट साइड ही क्यों लिखा जाता है एक्सपेंस, और इनकम जो है क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा जाता है। तो क्योंकि आपको बताया गया था कि नॉमिनल, ये जो डेप्रिसिएशन, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है, क्या है वो रूल, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे ना उनको हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। दैट इज वाई हमने ट्रांसफर किया, जो भी ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड किया है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको किधर, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स को और क्रेडिट साइड इनकम्स को। गेटिंग माय पॉइंट, वाई, क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड एक्सपेंस और क्रेडिट साइड इनकम, तो यही वजह है इसका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो पहला है वो लिखा है इस तरफ, डेबिट साइड सैलरी। क्यों, क्योंकि सैलरी हम पेमेंट करते हैं, तो सैलरी जो हमने अगर पेमेंट किया है तो इस साइड, रिसीव किया है तो इस साइड, तो हमने तो पेमेंट किया है। अगर पेमेंट किया है तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे,
और सैलरी जैसे ही हमने पेपर, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर जैसे ही हमने पढ़ा उसको, तो हमने दो चीज देखना है उसमें। वो क्या है दो चीजें देखना है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। और एक दूसरा चीज देखना है, क्या आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि सैलरी पे किया 80,000, उसमें से 3,000 जो सैलरी है वो प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, ठीक है। और जो ये हमने देख लिया। फिर अगले जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000 ऑफ दिस ईयर, मतलब इस ईयर के 3,000 रुपए जो है सैलरी बाकी है, 3,000 रुपए जो सैलरी है इस ईयर का वो बाकी है। तो हम क्या करते हैं? हम करते क्या है? ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर में जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, जिस भी हेड पर, अगर सैलरी है तो सैलरी, रेंट है तो रेंट, सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन, कोई भी चीज है तो हम क्या करेंगे? उसको आउटस्टैंडिंग एट एंड में ऐड कर देंगे उसी हेड पे। सैलरी है तो सैलरी में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और उसके बाद क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ये पिछले साल का, पिछले ही ईयर का खर्च है, क्योंकि आपको बताया था मैंने एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग का, उसको फॉलो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता है कि रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन व्हाट विच इज हैपेंड, जो ट्रांजेक्शन हो चुका है ना उसको रिकॉर्ड करना है। तो हमने पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो हमारा इस साल है वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस साल जो हमारा बढ़ गया है एक्सपेंस उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को, ठीक है। उसके बाद है रेंट, रेंट रिसीव किया है, सॉरी रेंट पेमेंट किया है तो वो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमने प्रीमियम भरा है, ठीक है, टोटल जो भी है। उसमें कह रहा है कि प्रीपेड भी है। प्रीपेड मतलब होता है ना कि अगले साल हमारे को दिक्कत ना हो, उसके लिए हम इसमें पहले ही एक साल का जमा कर देते हैं, जो भी है प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। तो उस प्रीपेड एक्सपेंस को हम इंश्योरेंस प्रीमियम से क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ओके। क्योंकि प्रीपेड क्या है? नेक्स्ट ईयर का होने वाला क्या है? एक्सपेंस है। हमें सिर्फ इस ईयर, करंट ईयर के में जो होने वाला एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि प्रीवियस ईयर के और ना ही नेक्स्ट ईयर का। तो हम उसको लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस साल कितना होने वाला था एक्सपेंस, है ना। टू ऑडिट फीस, ये जो ऑडिट फीस है, जो हम अकाउंट बनवाते हैं किसी सीए से, तो उसकी ऑडिट फीस जो होती है वो है, ठीक है। ये है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस में वो सारे छोटे छोटे खर्चे आ जाते हैं, मिसलेनियस, हाँ खर्चे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका रेंट है, रेंट हमने पे किया है, ओ सॉरी 2 बार लिख लिया है तो कोई ना, रेंट हमने पे किया है उसकी यहाँ पर लिखा। फिर है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द ओनली नॉन कैश ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप बोलोगे डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन जो है वैल्यू है जो किसी भी एसेट का ईयर बाय ईयर डाउन होता है, मतलब इट इज द फॉलिंग वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब कि जैसे मान लो 10,000 रुपये इस साल हम खरीद के लाए हैं 10,000 रुपये का मशीनरी, और अगले साल जो है उस पर लग जाता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे इसमें खर्च होता है, जैसे जैसे इसका हम यूज करते हैं वैसे वैसे उसकी जो है सो क्वालिटी कम होती जाती है। तो क्वालिटी जब कम होती है तो हम उसको एक मॉनेटरी वैल्यू दे देते हैं, जिससे हम उसको माइनस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ नेक्स्ट ईयर जो है सो हमारे इस जो एसेट है उसकी फिक्स अब एक्चुअल अमाउंट क्या है, ठीक है। तो 10,000 में से मान लो अगले साल 9,000 इसकी वैल्यू रह जाती है। तो डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं? डेप्रिसिएशन निकालने का एक तो अमाउंट होता है फिक्स की 10% फिक्स है, डेप्रिसिएशन जो है 10% फिक्स है, ठीक है, 10% फिक्स है। तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे मशीनरी है आपकी 10%,
मशीनरी है 10%, तो क्या करेंगे, मशीनरी मान लो 10,000 का है और इसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम 10%, तो डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस केस में जहां पर हमारे को परसेंटेज दे रखा है, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है, ठीक है, तो 10,000 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10/100, ठीक है, तो कितना आ गया ये 1000, कितना आ गया 1000। तो ये जो 1000 जो अमाउंट आपको दिख रहा है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अमाउंट है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो है हमारे जो वैल्यू बच जाएगा, एक्चुअल अमाउंट जो होगा इसका मशीनरी का वो कितना होगा 9000। क्यों, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ये मान लो 31 दिसंबर का है, नहीं ये है मान लो 1 अप्रैल 19, ठीक है, और डेप्रिसिएशन लगा के हमने निकाला है एक्चुअल अमाउंट इस साल का, मतलब 31 मार्च 20 में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मशीनरी बच जाता है एक साल यूज होने के बाद, वो कितना है 10,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, तो आ जाएगा हमारा 9,000। ये वैल्यू ट्रांसफर होता है अगले साल, मतलब 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 9,000 होगा, ठीक है। ये है आपका डेप्रिसिएशन का कि किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, वो है कि आपने परचेजिंग कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू से और डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब अगर मान लो 10,000 का कॉस्ट है और 5,000 इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, किस नाम से, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, हर साल उसकी अमाउंट जो है सो इतनी गिरती जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ, मान लो वो 5 साल का उसका एस्टिमेटेड लाइफ है कि वो 5 साल तक गारंटी है, एस्टिमेटेड लाइफ नहीं गारंटी है, ठीक है। तो 10,000 इसको ऊपर समझ लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम, तो 10,000 माइनस 5,000 डिवाइड में 5, तो कितना आ गया 5,000 डिवाइड में 5, ये हो गया 1,000। तो मतलब डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना आ गया 1,000, इसमें से हर साल जो है तो 1,000 माइनस होगा। डेप्रिसिएशन के जो 2 तरीके के मेथड है वो अडॉप्ट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है। वो कंपनी क्या है, वो 2 मेथड डेप्रिसिएशन निकालने का, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो ये हमने निकाला है 1,000 रुपए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है, वही हर साल माइनस होता जाता है एक्चुअल अमाउंट में से, हर साल माइनस होता जाता है एक्चुअल अमाउंट से। जैसे 10,000 है इस साल, आज इस पर खरीद लाया है, तो इस साल के एंड में 1,000 रुपये उसमें से माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना 9,000, मतलब अगले साल के लिए 9,000 है। फिर अगले साल 1,000 रुपये माइनस होएगा, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा 8,000 का अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए। तो इस तरीके से अमाउंट जो है सो डाउन होता चला जाता है 5 साल, ठीक है। तो 5 साल बाद अगर मुझे बेचना है या रखना है, क्या करना है वो मैनेजर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर 5 साल बाद अगर उसको हमें बेचना है तो हमें उसमें पता रहेगा कि हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना है, और बेचने के समय हमारे को जो कॉस्ट मिल रहा है क्या उसमें हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा होगा तो ही लॉस का हम इसमें जिक्र करेंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट का, ठीक है। हमें इससे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके साथ ही रिटन डाउन वैल्यू मेथड वो कहता है कि जैसे जैसे हर एक्चुअल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, जैसे कि इस साल इसका पहला साल है तो 10,000, अगले साल में 1,000 में से माइनस कर दिया तो अगले साल के लिए कितना हो गया
9 साल। अब 9000 में से अब 9000 का 10% डेफिनेशन निकालेंगे तो आएगा 900। तो 9000 में से 900 माइनस करके 8100 आएगा। तो 8100 जो है आपका वो क्या बन जाएगा, अब उससे अगले साल के लिए एक्चुअल अमाउंट बन जाएगा। फिर उससे अगले साल हम क्या करेंगे, 8100 का डेप्रेशन निकालेंगे 10% या ठीक है, और उसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम 5 साल तक करेंगे और फिर उसमें भी हमारे को एक्चुअल बैलेंस मिलेगा कब का, 5 साल बाद। तो उससे हम टैली करेंगे कि जो अमाउंट में हम बेच रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है 1000, ठीक है, उस अमाउंट को हम करंट ईयर वाले अमाउंट को हम इसमें लिखते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? चलिए, तो अब तक आपको समझ में आया कि सैलरी जो था वो हम पेमेंट कर रहे थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड में। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है अगर इस साल का तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में उसको लेस करेंगे उस सैलरी के अकाउंट में से। ठीक है, रेंट पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और उसमें प्रीपेड है तो प्रीपेड माइनस कर देंगे। ऑडिट फीस है, जनरल एक्सपेंस है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, लेसन सेल ऑफ बुक्स। ठीक है, इसके बाद आता है इनकम में। इनकम मतलब होता है ऑल दोज रिसिप्ट्स, जो भी रिसिप्ट्स हमारे को होते हैं वो है इनकम। ठीक है, तो बाय सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन हम करते हैं उसको हम अमाउंट करेंगे। उसमें भी जैसे इसमें था आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है तो इसमें लेस करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका बाय एंट्री फीस। एंट्री फीस को रिकॉर्ड करेंगे। बाय जनरल डोनेशन को इसमें रिकॉर्ड, डोनेशन रिसीव किया है तो वो आ जाएगा इसमें। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेचने पर जो पैसा मिलता है हमें वो आ जाएगा। रेंट है, जो हमारे को रेंट आ रहा है, ठीक है, बेचने पर, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर बेचते हैं ओल्ड तो हमारे को लॉस होता है, तो लॉस तो इस तरफ आ जाएगा और जो एक्चुअल अमाउंट है वो इस तरफ आ जाएगा। एक्सपेंस में लॉस आएगा और जो रेवेन्यू हो रहा है, जो पैसा हमें मिल रहा है उसको पेपर को बेचने पर, वो हमारे को इस तरफ मतलब इनकम तरफ आ जाएगा। रेंट रिसीव हो रहा है तो इस तरफ। ठीक है, तो मतलब कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी होंगे रिसीप्ट साइड उसको हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे और जितने भी होंगे पेमेंट साइड में उसको हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसमें एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या कोई ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं रह गया ड्यूरिंग द ईयर। अगर रह गया है आउटस्टैंडिंग इस ईयर का तो उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर उसमें यह भी लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का जिसको हमने पे किया है तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। समझ आया? तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और फिर आपको बताया गया था डेफिसिट और सरप्लस कैसे निकालते हैं। तो अगर इनकम साइड कम है किससे, एक्सपेंडिचर साइड की वैल्यू से, तो टोटल दोनों का वैल्यू हम टोटल करते हैं। जिस तरफ ज्यादा होगा, मतलब जो अमाउंट ज्यादा होगा उस अमाउंट को दोनों के बैलेंस इस तरफ टोटल साइड में लिखते हैं। ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो उसको हम इनकम के टोटल से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा डेफिसिट होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इनकम साइड ज्यादा आ रहा है तो टोटल अमाउंट जो भी ज्यादा आ रहा है वो रहेगा, और अगर एक्सपेंडिचर कम है तो इनकम के अमाउंट से एक्सपेंडिचर के अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरप्लस। समझ आ गया? तो ये था आपका फॉर्मेट। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा ध्यान से, और आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो होगा इसका सॉल्यूशन। एक एग्जांपल होगा जिसको आपको समझ देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, एवरीथिंग इज हियर इफ यू बिलीव इन अस। ओके, तो ये है आपका फॉर्मेट। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। बट हाँ, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो आप दोबारा उसको देखिए और हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको सुपर डुपर फैसिलिटी, जिसे आप हमें पर्सनल कॉल भी करेंगे तो आपको रिसीव मिलेगा, आंसर मिलेगा। अगर आप मैसेज करते हैं तो भी उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर 9555564880 पर। ये व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है और आपका कॉल कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप BSc क्लासेस का लिंक पर जाकर
डाउनलोड कर सकते हैं और बीएससी क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो चैटिंग ऑप्शन है क्लास 12 का जो ग्रुप है उसमें ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपको ऐड करेंगे और फिर आप उसके बाद आप हमसे पर्सनल चैटिंग कर सकते हैं। तो इसके एडू अड्डा में आपका फिर से आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस चैनल को ध्यानपूर्वक देखा और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। थैंक यू एंड प्लीज फॉलो द लॉकडाउन, स्टे एट योर होम एंड सेफ एट योर होम। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड देन go to play. Thank you.